कानपुर में जुमे पर हाई अलर्ट है और धारा 144 वहां पर लागू है। संवेदनशील और हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। करीब 125 संवेदनशील पॉइंट्स चिन्हित किए गए शहर में। 150 गलियों पर पुलिस की पैनी निगाह रहेगी। 17 कंपनियां पीएसी की और 3 कंपनियां आरएफ की तैनात कर दी गई हैं। सीसीटीवी दुरुस्त कर दिए गए हैं। कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी और पुलिस के पास एक कैमरे का रिकॉर्ड भी मौजूद है। कुछ कैमरों को कंट्रोल रूम से भी जोड़ा गया है। अराजक तत्वों पर सीधी नजर रखेगी आज पुलिस। जुमे की नमाज को लेकर देखिए किस तरह के बंदोबस्त है, कैसी तैयारी है, कड़े इंतजाम सुरक्षा के। 17 कंपनियां पीएसी की, 3 कंपनियां आरएफ की तैनात कर दी गई है। ये बड़ी खबर। धारा 144 भी लागू है कानपुर में। पूरा पुलिस महकमा हाई अलर्ट पर है। 125 ऐसी गलियां, स्ट्रीट्स हैं जिन पर निगाह रखी जा रही है। बहुत पैनी संवेदनशील इलाके हैं ये। 150 गलियों पर पुलिस की पैनी निगाह रहेगी। 125 पॉइंट्स हैं संवेदनशील जिन पर पुलिस की पैनी निगाह है। पिछले शुक्रवार को हिंसा हुई थी 3 जून को और उसके बाद से तनाव की स्थितियां हैं। आज उसके बाद पहला जुमा और इसीलिए तैयारियां पुख्ता, बेहद पुख्ता। चाक चौबंद सुरक्षा। क्या इंतजामात हैं वो हमने आपको बताए। बीते शुक्रवार को कानपुर में हिंसा हुई थी और आज शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज अदा होनी है और इसको लेकर पुलिस ने अपने सारे इंतजाम कर लिए हैं। पुलिस के आला अधिकारी सुबह 6 बजे से ही मौके पर हैं। ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी अपने अधीनस्थों को उनकी ड्यूटी समझा रहे हैं। उन पॉइंट्स को चिन्हित किया गया है जो संवेदनशील हैं और ड्यूटी समझाते हुए उनको बताया जा रहा है कि आज शांति व्यवस्था किस तरह से कायम करनी है, इसको लेकर के एहतियात बरतते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु और सभी धर्मगुरु सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि आश्वासन दिलाया था कि आज किसी भी तरीके के अराजक तत्व को आगे नहीं आने दिया जाएगा। उपद्रवग्रस्त और संवेदनशील इलाकों में ध्यान रखा जाएगा और सभी जुमे की नमाज अदा करने के बाद वापस लौट जाएंगे। तो आज सुबह से ही पुलिस चौकन्ना है। पुलिस पीएसी के जवान मौजूद हैं और ये वही इलाका है नई सड़क का जहां पर बीते शुक्रवार को बवाल हुआ था, काफ़ी ज़्यादा उपद्रव हुआ था। बड़े अधिकारियों ने खुद ही कमान संभाल ली है और कमान संभालते हुए अपने अधीनस्थों को ड्यूटीज समझाई जा रही हैं, पॉइंट समझाए जा रहे हैं जहां पर उनको चौकन्ना रहना है, सतर्कता बरतनी है और किसी भी तरीके की अनहोनी या बवाल को टालना है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और एक बड़ी खबर आपको दे दें, उत्तर प्रदेश में भाजपा के जिला मुख्यालयों का उद्घाटन आज होने जा रहा है। खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा गोरखपुर पहुंचकर जिले के हाईटेक पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और इस मौके पर यूपी के बाकी 7 जिलों में भाजपा दफ्तर का वर्चुअली उद्घाटन होगा। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और इसके अलावा महामंत्री संगठन सुनील बंसल समेत सरकार के कई मंत्री और संगठन के पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद गरीब जन कल्याण नाम से जनसभा का भी आयोजन किया गया। इसमें गोरखपुर जिला और महानगर इकाई के लाभार्थी हिस्सा लेंगे। तो आज 8 कार्यालयों का बीजेपी के उद्घाटन होगा प्रदेश में। गोरखपुर तो पहुंचेंगे ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वहां के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। साथ साथ जो 7 और कार्यालय हैं उनका वर्चुअली उद्घाटन करेंगे और इस मौके पर बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे गोरखपुर में। ये बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी समेत कई मंत्री और संगठन के पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। जनसभा का भी कार्यक्रम है भाजपा कार्यालय के उद्घाटन के बाद। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, यूपी बीजेपी के लिए आज बड़ा दिन, महत्वपूर्ण दिन। तो हाईटेक ऑफिस का उद्घाटन होने जा रहा है। क्या होगा इस हाईटेक ऑफिस में, क्या बदल जाएगा इससे भारतीय जनता पार्टी की फंक्शनिंग में, उसके पदाधिकारियों के उत्साह में, क्या आमूल चूल आज के बाद बदलने वाला है, इस पर बात करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त सीधा कनेक्ट है। वीरेश,
इतना महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम क्यों है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, एक तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्वांचल आ रहे हैं, गोरखपुर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि में आ रहे हैं और साथ ही पूर्वांचल में आ रहे हैं तो आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव भी है और रामपुर में भी लोकसभा का उपचुनाव है। ये हाईटेक जिला मुख्यालय है जिसकी संख्या आपने बता दी कि 8 जिलों में भाजपा का दफ्तर होगा। ये भाजपा का केंद्र बिंदु होगा जिससे भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में और जिन जिन जिलों में ये हाईटेक कार्यालय बन रहे हैं, इससे अगर देखा जाए तो अन्य पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे की रणनीति बना रही है और ये उसकी दूरदर्शिता है क्योंकि हाईटेक मामला है। जिला मुख्यालय में जो कार्यालय है वो किसी भी प्रदेश कार्यालय और राष्ट्रीय कार्यालय से कम नहीं है क्योंकि उसे इस लिहाज से बनाया जा रहा है कि जब राष्ट्रीय कार्यालय से जिला कार्यालय को जोड़ना हो तो तुरंत वो कार्यालय जुड़ जाए। प्रदेश कार्यालय से अगर संगठन मंत्री सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह या प्रभारी राधा मोहन सिंह को कनेक्ट होना हो तो जिला मुख्यालय के सभी मंडल बूथ अध्यक्षों के साथ वो कनेक्ट हो सके और साथ ही साथ अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को कनेक्ट होना हो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के केंद्रीय कार्यालय से तो वहां से भी कनेक्ट हो सकते हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बूथ स्तर पर और जिला स्तर पर और मंडल अध्यक्ष के स्तर पर संबोधित कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट की बात मैं लगातार इस बात लिहाज से कह रहा हूं कि कनेक्ट मतलब वो संपर्क है जिससे भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में पूरे देश में अपना एक जाल बिछाना चाहती है कार्यकर्ताओं का और अपने लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो जमीन पर कैसे पहुंच रही हैं, कैसे पहुंचाना है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर हम आंकड़ों की बात कर लें तो आज सुनील बंसल रहेंगे, स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, दयाशंकर सिंह रहेंगे और प्रदेश के तमाम मंत्री रहेंगे, क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह वहां रहेंगे और भी तमाम माननीय सूर्य प्रताप शाही रहेंगे। ये सारे लोग रहेंगे लेकिन ये जो कार्यालय की संख्या है वो गोरखपुर के अलावा संत कबीर नगर होगा, सिद्धार्थ नगर होगा, अयोध्या होगा, बागपत, अलीगढ़, रायबरेली और जौनपुर समेत कुल 8 कार्यालयों का उद्घाटन होना है। वर्चुअली करेंगे। गोरखपुर में तो सजीव उसका उपस्थित होकर वो यानी जेपी नड्डा उद्घाटन करेंगे। गरीब कल्याण योजना की एक जनसभा भी होगी। यानी चुनाव से पहले गोरखपुर में जेपी नड्डा आए थे, उसे बीपी गंगा ने कवर भी किया था, लेकिन जो जीत हुई है उसके बाद वो जो सभा संबोधित करेंगे उसका नाम ही है गरीब कल्याण योजना सभा। यानी जो योगी और मोदी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो धरती पर कितना पहुंची हैं, कार्यकर्ताओं के जरिए वो उसे देखेंगे, समझेंगे और पहुंचाने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रेटजी है, नाम कुछ भी दे लीजिए राजेंद्र, ये तैयारी 2024 की है और नाम बदल बदल कर कभी अमित शाह आते हैं, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ आते हैं, कभी धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर आते हैं, नाम बदल जाता है, कभी लोक कल्याणकारी योजना हो जाता है, कभी गरीब कल्याणकारी योजना हो जाती है। तमाम बातें होती हैं लेकिन लक्ष्य 2024 है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी एक चुनाव के बाद बैठती नहीं है, वो लगातार निरंतर सतत प्रयासरत रहती है। 2024 के बाद 27 की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का पराक्रम है, कर्मठता है और उसकी जो शिद्दत के साथ अपनी विजय की पताका है उसे फहराने की कोशिश है, इसलिए निरंतर प्रयास लगा रहता है। और जेपी नड्डा का आज पूर्वांचल गोरखपुर का दौरा आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव पर भी असर डालेगा और ये अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक तरीके से आंदोलित करेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जो गोरखपुर क्षेत्र है यानी जो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेश। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा की 57 सीटों में से 16 सीटों पर चुनाव होने वाला है। हालांकि यूपी में तो चुनाव नहीं होगा लेकिन इससे यूपी का ताल्लुक जरूर है क्योंकि यूपी कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी और इमरान प्रतापगढ़ी की किस्मत का फैसला आज ही होना है। पार्टी ने प्रमोद तिवारी को राजस्थान से तो इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र मैदान में उतारा है। और आपको बताएं कि यूपी, उत्तराखंड समेत 11 राज्यों में राज्यसभा के लिए 57 में से 41 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र में निर्दलीय उम्मीदवारों की एंट्री ने चुनाव को रोचक बना दिया है। बेशक यूपी में चुनाव नहीं हो रहा है लेकिन यूपी की राजनीति के लिए और खासकर
यूपी कांग्रेस के लिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूपी के दो कांग्रेस नेता भी मैदान में हैं। महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी और राजस्थान से प्रमोद तिवारी। और कांग्रेस के लिए मिशन 2024 को लेकर यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ एक लोकसभा सांसद है फिलहाल यूपी में कांग्रेस का, और 2024 कितनी अहमियत रखता है कांग्रेस के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, उसके अस्तित्व के लिए, उसमें ये चुनाव और उसके परिणाम भी बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि यूपी के दो नेता दो दूसरे राज्यों से राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और यूपी कांग्रेस के लिए राज्यसभा का चुनाव अहम क्यों है, आइए आपको यह बताते हैं। राज्यसभा से यूपी को साधने की कोशिश की जा रही है। प्रमोद तिवारी और इमरान प्रतापगढ़ी पर दांव चला गया है। राजस्थान से कांग्रेस ने प्रमोद तिवारी को मैदान में उतार दिया है। ऐसे ही महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी को मैदान में उतारा गया है और आज दोनों उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। 11 राज्यों में 41 उम्मीदवार निर्विरोध, उनका निर्वाचन हो चुका है, वो चुनाव जीत चुके हैं। 16 सीटों पर पेच फंसा हुआ है जहां पर आज चुनाव होगा। निर्दलीय उम्मीदवारों की एंट्री से यह चुनाव रोचक हो गया है। ब्राह्मण मुस्लिम फॉर्मूले से बड़ा संदेश देना चाहती है कांग्रेस। अब क्या यह संदेश जाएगा उस तरह से जैसे कांग्रेस ने सोचा है, ये तो देखने वाली बात होगी। और इसके चुनाव परिणाम जो आज और चुनाव हो रहा है उसके परिणाम बताएंगे कि कांग्रेस की यह रणनीति, उसका यह चिंतन कहां तक पहुंचा है। जो जीतेगा वो निश्चित रूप से एक बड़ा मैसेज देगा, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी हो चाहे प्रमोद तिवारी हो। दो उत्तर प्रदेश के नेता हैं, लेकिन राजस्थान और महाराष्ट्र से राज्यसभा चुनाव मैदान में है। क्या ये चुनाव जीत पाएंगे, इस पर सबकी निगाह है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है। महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के समर्थन में है AIMIM। जी हां, कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी को वोट देगी AIMIM। भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को समर्थन का AIMIM का दावा है। बड़ी खबर, महाराष्ट्र में AIMIM के 2 विधायक हैं और यूपी के कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र से उम्मीदवार हैं और उन्हें ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 विधायकों का समर्थन मिलेगा। इसकी घोषणा कर दी है AIMIM ने, ओवैसी की पार्टी ने, ये कहते हुए कि बीजेपी को हराने के लिए वो ये करने जा रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन भी हैं कांग्रेस के, चुनाव लड़ रहे हैं राज्यसभा का महाराष्ट्र से। सपा विधायक के खिलाफ 1 करोड़ 2 लाख रुपए का रिकवरी सर्टिफिकेट RC जारी हो गया है। अमिताभ वाजपेयी और उनके बेटे के नाम जमीन खरीदने में स्टाम्प कम निकला। जिलाधिकारी कोर्ट ने विधायक के खिलाफ यह RC जारी किया। 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 1 करोड़ 2 लाख रुपए की RC है और 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। जमीन खरीदी गई और उसमें स्टाम्प कम लगाया गया, इसलिए जिलाधिकारी की अदालत ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है सपा विधायक और उनके बेटे पर। बड़ी खबर, अमिताभ वाजपेयी और उनके बेटे के नाम जमीन खरीदने में स्टाम्प कम निकला और उसके बाद जिलाधिकारी की कोर्ट ने विधायक के खिलाफ RC जारी कर दी है। आइए इस मामले को समझते हैं रतीश त्रिवेदी से, हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतीश, पूरा प्रकरण बताएं। रतीश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, एक बार राजेंद्र जी अपना सवाल दोहराएं। रतीश, ये पूरा मामला क्या है? कौन सी जमीन जिसमें स्टाम्प कम लगा और उसके बाद क्या हुआ? देखिए, अमिताभ वाजपेयी जो विधायक हैं आर नगर विधानसभा के समाजवादी पार्टी से, उन्होंने जमीन खरीदी थी। उस मामले में जब जांच की गई तो ये पाया गया कि 1 करोड़ रुपए की खरीद की, ये कहा जाए कि स्टाम्प ड्यूटी कम लेने की उन पर आरोप लगा और उसके बाद उसकी जांच की गई। जिलाधिकारी की कोर्ट में जब जांच करी तो उसमें ये पाया गया, सत्यता पाई गई और उसके बाद RC काटी गई है 1 करोड़ 2 लाख रुपए की और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। देखिए, शिकायत की गई थी शिकायतकर्ता के द्वारा और उसके बाद ये पूरे प्रकरण की जांच की गई। उसमें जिलाधिकारी कोर्ट से सत्यता पाई गई जांच में और उसके बाद ये 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और 1 करोड़ 2 लाख रुपए की RC जारी की गई है। जी, 1 करोड़ 2 लाख रुपए की RC जारी की गई है, 50,000 का जुर्माना लगाया गया है अमिताभ वाजपेयी और उनके बेटे पर। बहुत धन्यवाद आपका रतीश। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर है। कानपुर पुलिस
आरोपियों की संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है। मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी एंड कंपनी का और उनकी संपत्ति का ब्यौरा कानपुर पुलिस जुटा रही है। इस बवाल में पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी भी हुई है। हयात के पीएफआई से भी कनेक्शन सामने आए हैं, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है हमारे पास। पीएफआई सदस्यों और उनके संपर्क के लोगों की कुंडली भी खंगाली जा रही है। एसआईटी, एटीएस और अन्य अफसर हर एक जानकारी जुटा रहे हैं। हयात की अब तक 4 बैंक खातों के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है। परिजन, करीबियों और संगठन के खातों का ब्यौरा भी है। कानपुर पुलिस लगातार जानकारी जुटा रही है। इधर रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और इसके बाद घायल बदमाश को अस्पताल ले जाया गया। बीते सप्ताह महिला के साथ हुई लूट का मुख्य अभियुक्त है ये घायल बदमाश। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ा है, जिनसे नकदी के साथ साथ 315 बोर का तमंचा भी बरामद हुआ है। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। रायबरेली में 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शहर कोतवाल और एसओजी टीम ने यह घेराबंदी की है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। रायबरेली से खबर, वहीं की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। इधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में योगी सरकार के लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद मुरादाबाद मंडल की समीक्षा बैठक लेने सर्किट हाउस पहुंचे थे और यहां पर वो भाजपा नेताओं और अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे कि इसी दौरान मुरादाबाद शहर के भाजपा विधायक रितेश गुप्ता और भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चे के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनमोहन सैनी ने विकास कार्यों को लेकर आपस में गर्मागर्मी हुई। भाजपा विधायक रितेश गुप्ता को गुस्सा आ गया, वो मनमोहन सैनी पर हमला करने के लिए खड़े हो गए और वहीं मनमोहन सैनी का आरोप है कि बाद में कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर सर्किट हाउस के दूसरे कमरे में हमला किया। बैठक के बाद मैं डाकबंगले के ही जो है सर्किट हाउस पे आते में यहाँ जो डाइनिंग रूम है इसमें आया था। पहले से ही घात लगाए हुए कुछ अज्ञात व्यक्ति जिन्हें मैं देखने में पहचान लूँगा, वो जो है उन्होंने मुझ पर एकदम हमला कर दिया और हमला करने से हाथ मारना और हाथ में घुसा मारना, अलग में गिर गया, हालात हुए हमारे। उनमें से कोई भी, चूँकि मैं अधिकतर कार्यकर्ता को जानता हूँ पार्टी के, उसमें से कोई भी पार्टी का पदाधिकारी या पार्टी का कार्यकर्ता मुझे महसूस नहीं होता वो किसके द्वारा बुलाए गए थे, कौन थे, ये भी मुझको नहीं पता। लेकिन मेरे ऊपर हमला हुआ और जानलेवा हमला हुआ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।